हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत वो आइसोमर्स आते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं और नॉर्मल कंडीशंस में हम इनके होने का हम पता लगा नहीं सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम इनको नॉर्मल कंडीशंस में हम इनको आइसोलेट्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि लो टेम्परेचर पर एक आइसोमर दूसरा आइसोमर में चेंज होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो उस स्थिति में हम इनके होने का हम पता लगा सकते हैं, उस स्थिति में हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं इनको कन्फॉर्मेशंस कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम, जैसे कि 3 से 15 किलो जूल पर मोल होता है। इनको एक और विशेष नाम दिया गया है कन्फॉर्मर्स। इस तरह के जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म जो होती है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो फ्री रोटेशन होता है उसके कारण जो एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनके ओरिएंटेशंस एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं और उस कारण से हमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ये जो कन्फॉर्मेशंस होते हैं इनको एम्बिएंट टेम्परेचर पर हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के कारण हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इन कन्फॉर्मेशंस को हम रोटेमर्स या रोटेशनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये जो कन्फॉर्मेशंस है बहुत सारे, इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और इनकी जो एनर्जी और स्टेबिलिटी की जो हम स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी को ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। आगे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हम कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के द्वारा या साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला के द्वारा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के जो बहुत सारे कन्फॉर्मेशंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो स्टाइल्स यहाँ पे काम में ली जा रही है, न्यूमैन प्रोजेक्शन और साहॉर्स प्रोजेक्शन। अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में कि एक मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन एक्सिस के आधार पर इस तरह से देखा जाता है कि जो एक कार्बन एटम है वो पूरी तरह से दूसरे कार्बन एटम को ढक देता है। तो यहाँ पे जो आगे वाला कार्बन एटम है वो 3 बॉन्ड्स के साथ में पूरी तरह से दिखाई हमें देता है, लेकिन पीछे वाला कार्बन एटम छुप जाता है और उसके तीनों जो बॉन्ड है वो हमें पार्शियली रूप से हमें दिखाई देते हैं। तो हम अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे हम पहले एक सर्कल खींचते हैं और उस सर्कल की जो सेंटर होता है उसमें हम आगे वाले कार्बन को शो करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में एक सर्कल खींचा गया है, ये सर्कल है और सर्कल में ये जो सर्कल का जो सेंटर है इसमें ये आगे वाला कार्बन यहाँ पे शो किया गया है। और यहाँ पे जो सर्कल की सरकमफेरेंस है, इस सरकमफेरेंस पर पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स को शो किया गया है। पीछे वाला कार्बन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये आगे वाले कार्बन से छुप गया है। तो इस तरह से दोनों कार्बन एटम के 3 बॉन्ड्स को हम रेडियली यहाँ पे 120 डिग्री के कोण पर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए इनके बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला की बात करें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में 2 फॉर्म्स है, एक तो स्टैगर्ड फॉर्म और एक है एक्लिप्स्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें कि जो पहला कार्बन एटम है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स पीछे वाले कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स के बीच में होते हैं। इन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है।
तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो रिपल्शन फोर्स होता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के में जो रिपल्शन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। रिपल्शन कम होने के कारण एनर्जी इसकी कम हो जाएगी और ये जो कन्फॉर्मेशन होता है ये कैसे हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जबकि हम दूसरे कन्फॉर्मेशन की बात करें तो दूसरे कन्फॉर्मेशन में देखिए, दूसरा कन्फॉर्मेशन जो कि ग्रसित या एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन कहलाता है। इसमें ये देखिए ये आगे वाला कार्बन एटम है और जो पीछे वाला कार्बन एटम जो कि सर्कल के द्वारा शो हो रहा है, इसके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये आगे वाले कार्बन एटम्स के पीछे की तरफ जस्ट और छिप जाते हैं। इस कारण से जो ये दोनों कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है और इस कारण से रिपल्शन क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और एनर्जी इंक्रीज होने के कारण ये जो कन्फॉर्मेशन है ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के दोनों स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन को इस तरह से यहाँ पे शो कर सकते हैं। यदि हम सॉवर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला की बात करें तो इस फार्मूला में हम जो मॉलिक्यूल है उसको, उसकी जो स्टीरियो स्ट्रक्चर है उसको हम दाईं तरफ से देखते हैं, राइट साइड से देखते हैं। इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा झुका हुआ हमें दिखाई देता है और एक लंबी रेखा के द्वारा यहाँ पे देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस रेखा के दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं इन पर हम कार्बन एटम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे एक जो सिरा है, इस सिरे पर जो हाइड्रोजन एटम्स है उसको हम इस तरह से वाई की पोजीशन में इसको हम शो कर देते हैं, जो कि पहले वाले जो सिरा है उसकी एक तरह से क्या होता है, समानांतर होता है। यदि कन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टेगर्ड है तो उस स्थिति में जो पहला वाला सिरा है वो दूसरा वाला जो सिरा है उससे एक तरह से विपरीत वाई बना लेता है। यहाँ पे देखिए इसकी हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे देखिए ये वाई बना हुआ है, तो यहाँ पे विपरीत दिशा में वाई बना, उल्टा वाई बना हुआ है। तो स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देखिए जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं उन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरह से हम एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में जो दोनों सिरे पे यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस नज़र आ रहा है। दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के यहाँ पे देखिए नज़दीक आ रहे हैं, तो रिपल्शन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने के कारण उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से न्यूमैन एंड सॉवर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला को शो किया गया है। डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स, स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म, जिसकी हम वैसे बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए दो एक्सट्रीम ओरिएंटेशन या कन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं, जिससे कि हम स्टेगर्ड या एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशंस कहा जाता है। स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन में जो आगे वाला कार्बन एटम है उसके जो हाइड्रोजन एटम्स है वो पीछे वाले कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन एटम्स के बीच में रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है। सारे हाइड्रोजन एटम्स बहुत दूर दूर है, इस कारण से यहाँ की इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। जबकि एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में जो आगे वाला कार्बन एटम है वो पीछे वाले कार्बन एटम्स के ठीक सामने है, तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के नज़दीक हो गए। देखिए एक दूसरे के यहाँ पे सारे कार्बन एटम्स यहाँ पे नज़दीक है, तो इस कारण से जो स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन वो अनस्टेबल होता है।